हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 5th का हमारा फर्दर पार्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। You might wonder why the constitution maker was so particular in providing written guarantees to the राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। आप लोगों को ये चीज का बहुत आश्चर्य लगता होगा कि क्यों जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, वो इतना पर्टिकुलर थे कि गारंटी देंगे किसे, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी को। मतलब जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, माइनॉरिटी वाले सिटीजन हैं, उनके राइट्स के लिए रिटन गारंटीज उन्होंने प्रोवाइड की थी। पर ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने मेजॉरिटी वाले लोगों के लिए? वाई देयर इज नो स्पेशल गारंटी फॉर द मेजॉरिटी? क्यों कोई स्पेशल गारंटी मेजॉरिटी लोगों के नहीं थी? वेल, फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजॉरिटी। इसका एकदम सिंपल सा रीजन है कि मेजॉरिटी जो है, डेफिनेटली पावर मेजॉरिटी वालों के पास में ही है। तो डेमोक्रेसी क्या दे रही है? पावर दे रही है मेजॉरिटी को। तो उनके लिए कोई रिटर्न गारंटी के राइट्स जो है वो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका तो राज वैसे भी है ही। इट इज द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। सिर्फ माइनॉरिटी वालों को कह सकते हैं कि इस चीज का फायदा मिलना जरूरी है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका रिलीजन जो है माइनॉरिटी वालों का, उस चीज को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। अदरवाइज दे मे गेट निग्लेक्टेड और इग्नोर करेंगे और उन्हें अंदर इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज उन्हें अंडरमाइन किया जाएगा, मतलब उन्हें पूछा नहीं जाएगा या उन्हें पीछे रखा जाएगा। रिलीजन और कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी के कंपैरिजन में, मतलब उनकी लैंग्वेज, उनके रिलीजन, उनके कल्चर को मेजॉरिटी के कंपैरिजन में नीचा दिखाया जाएगा। That is why the Constitution specify the cultural and educational rights of the minority। और इसीलिए हमारे Constitution ने स्पेशल स्पेसिफाई किए हैं पर्टिकुलर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को माइनॉरिटीज के। Any section of citizen with a distinct language और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कोई भी सेक्शन जो है सिटीजन्स का, मतलब किसी भी तरह का कोई भी रिलीजन या कास्ट के लोग, अगर उनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है, और उनका कल्चर अलग है, तो वो चाहे तो उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके उस कल्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen of the ground of religion or language। अगर किसी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जिसे मेंटेन कर रही है या रिसीव कर रहे हैं जो गवर्नमेंट एड को, ऐसी जगहों पर एडमिशन लेने के लिए कोई भी सिटीजन फ्री है, उसका रिलीजन और लैंग्वेज मैटर नहीं करेगा। All minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice। सारे minorities वाले लोगों को पूरी तरह से हक है कि वो establish भी कर सकते हैं और administer भी कर सकते हैं किसी भी educational institution को उनकी पसंद के। Here minority does not mean only religion minority at the national level। यहाँ पर minority की बात जो चल रही है वो सिर्फ religious minority की बात नहीं चल रही national level पे। In some places people speaking a particular language are in majority। कुछ जगहों पे आप देखोगे कि पीपल्स जो है, मेजॉरिटी वाले लोग जो है, पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज आर इन माइनॉरिटी। और अलग अलग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम देखें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मेजॉरिटी ऑफ लोग मराठी बोलते हैं, तो वहां पर मेजॉरिटी जो है वो मराठी लोगों की होगी, मराठी वाले लोगों की मेजॉरिटी है। और अगर अलग अलग कास्ट के लोग और भी हैं, जैसे कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम अ मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश। जैसे मैंने आपको बताया वैसे एग्जाम्पल दिया है कि तेलुगु जो लोग बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश में बिलोंग करते हैं, बट दे आर माइनॉरिटी इन नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। लेकिन वही लोग जो आंध्र प्रदेश के कुछ लोग अगर कर्नाटका में आके शिफ्ट हुए हैं तो वो माइनॉरिटी में होंगे, क्योंकि उनकी जितनी पॉपुलेशन है, स्पेशली तेलुगु बोलने वाले लोगों की, वो आंध्र प्रदेश में है, तो वही माइनॉरिटी में माने जाएंगे अगर वो क्या कर्नाटक के स्टेट में आ जाते हैं। सिख कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन पंजाब। पंजाब में सिख लोग हैं, बट दे आर माइनॉरिटी इन राजस्थान। लेकिन राजस्थान में उन्हें माइनॉरिटी में माना जाता है। हरियाणा एंड दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में सिख लोगों को माइनॉरिटी में कंसिडर किया जाता है। हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट? अब हम हमारे राइट्स को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, संभाल के कैसे रख सकते हैं? इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज, अगर जो आपके राइट्स जो हैं वो गारंटी की तरह होते, दे आर ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम। कोई भी यूज नहीं होता उनका अगर कोई भी उन्हें ऑनर नहीं करता तो।
द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पोर्टेंट। जो फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे पिछले हमारे वीडियोस में, हमने देखे थे 6 फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, इस तरह से 6 फंडामेंटल राइट्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आर इन्फोर्सेबल, क्योंकि उन्हें अप्लाई किया गया है और लोगों को उसे फॉलो करना है। वी हैव अ राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट टू अबव मेंशन राइट, और ये जरूरी है कि हम इस तरह का इन्फोर्समेंट जो है वो लोगों पे डालें, ताकि जिसमें जो राइट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, एंड दिस इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी को कहते हैं कि वो राइट जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को अप्लाई करते हो या मानते हो, एनफोर्स करते हो। This itself is a fundamental right. ये खुद भी एक fundamental right है. This right makes other rights effective. और सिर्फ इस right की वजह से बाकी के rights जो हैं वो भी effective होते हैं. It is possible that sometimes our right may be violated by fellow citizens. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके rights जो हैं वो दूसरे fellow citizens या दूसरे लोगों की वजह से violate हो जाते हैं, या आपको नहीं मिलते, या आप उसे follow नहीं कर पाते हो. Private bodies और by government, मतलब कुछ fellow citizens की वजह से, कुछ private bodies की वजह से, या गवर्नमेंट की वजह से. When any of our rights are violated, अगर हमारे इसमें से कोई भी right अगर violate किया जाता है, we can seek remedy through courts. हम कोर्ट में जाकर उसके लिए remedy फाइंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. If it is fundamental right, अगर आपका वो जो राइट है जिसे फेलो सिटीजन या किसी और ने वायलेटेड किया है, तो आप उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. अगर ये फंडामेंटल राइट है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, या हाई कोर्ट में किसी पर्टिकुलर स्टेट के. That is why Dr. Ambedkar called the right of constitutional remedies the heart and soul of our constitution. और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारा right to constitutional remedies था, उसे heart and soul कहा गया है हमारे constitution का. Fundamental rights are guaranteed against the action of the legislature, executive and the other authorities instituted by the government. Fundamental rights जो है वो guaranteed किए गए हैं किसके अगेंस्ट में? Legislature के अगेंस्ट में, executive के अगेंस्ट में, और कोई other authorities अगर है जो institute हो रही है, government के थ्रू चलाई जा रही है, उन सबके अगेंस्ट में गारंटीड करता है फंडामेंटल राइट. देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट. कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी एक्शन नहीं बनाई गई है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे. If any act of this legislature or executive takes away or limits any of the fundamental right, it will be invalid. अगर कोई भी legislature या executive जो है अगर इस तरह से ये fundamental rights को नहीं मानता है या limit करता है, तो ये चीज invalid मानी जाएगी. We can challenge such laws of central and state government. हम इस तरह के चीजों को चैलेंज कर सकते हैं, इन लॉज को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में. पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनलाइज्ड बैंक और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. हम ये चीजें अगर है तो हम इसे चैलेंज कर सकते हैं इन लॉज को. देखिए वो सेंट्रल पे, स्टेट गवर्नमेंट्स पे, कुछ पॉलिसीज पे और एक्शन जो है गवर्नमेंट की उन पर, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गवर्नमेंट बेस्ड जो है, जैसे बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इन सब जगह पे हम चैलेंज कर सकते हैं ऐसे लॉज को. Courts also enforce the fundamental rights against private individual and bodies. कोर्ट जो है वो enforce कर सकती है इन fundamental rights को private individual और bodies के लिए भी. The Supreme Court and High Court have the power to issue directions. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो इश्यू कर सकती है डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स और राइट और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. वो ऑर्डर दे सकती हैं, वो रिट्स कर सकती हैं इन्फॉर्मेशन को हमारे फंडामेंटल राइट्स के. दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायोलेटर्स. वो जो विक्टिम्स हैं उन्हें विक्टिम्स जो हैं उन्हें अवॉर्ड कर सकती है, कंपेंसेशन दे सकती है और पनिशमेंट दे सकती है वायलेटर्स को. वी हैव ऑलरेडी सीन द चैप्टर 4. हमने चैप्टर 4 को ऑलरेडी देखा था, जिसमें जुडिशरी इन आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट. जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होती और पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं होती. वी ऑल्सो नोटेड दैट आवर जुडिशरी इज वेरी पावरफुल. हमने ये भी पढ़ा था कि जुडिशरी सबसे पावरफुल होती है एंड कैन डू वॉट एवर is needed to protect the rights of the citizen. और वो जो चाहे वो कर सकती है हमारे किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन केस ऑफ एनी वायलेशन, किसी भी तरह के वायलेशन के केस में फंडामेंटल राइट के, द एग्रीव्ड पर्सन
कैन गो टू द कोर्ट फॉर रेमेडी। कोई भी पर्सन जो है जिसके साथ वायलेशन हुआ है, जिसके फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन हुआ है, वो कोर्ट जा सकता है रेमेडी के लिए। बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इफ इट इज सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अब कोई भी पर्सन जो है कोर्ट जा सकता है अगर वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, अगर वो सोशल और पब्लिकली इंटरेस्ट के लिए है तो भी। इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब PIL। Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government। और PIL के अंडर में कोई भी सिटीजन या ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर लॉ या एक्शन के खिलाफ जो गवर्नमेंट की है। One can write to the judges even on the postcard। कोई राइट करके भी जजेस को पोस्ट के थ्रू या पोस्ट कार्ड के थ्रू जजेस को लिख कर भी बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ है। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और कोर्ट जो है इस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान देता है अगर उन्हें लगता है कि वो जो केस है या वो जो कंप्लेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।